नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन से डरे पीएम मोदी की, संसद में विपक्ष के आगे बेबस हुई बीजेपी की, बात करेंगे मणिपुर के बाद असम मिजोरम में बिगड़े हालात की, एनडीए गठबंधन में पड़ती फूट की, साथ ही जानेंगे कैसे ज्ञानवापी मामले में आया नया मोड़, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की नई साजिश की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर राज्य के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का सनसनीखेज दावा, सिंगापुर में रची जा रही है कर्नाटक सरकार गिराने की साजिश। आरबीआई ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु में जमा निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय की। आरबीआई ने बैंक की कमजोर फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,355 पर हुआ बंद। निफ्टी 8 अंकों की तेजी के साथ 19,680 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के तेवर काफी तल्ख हैं। इंडिया गठबंधन मणिपुर मामले पर पीएम मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है। इस बीच पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर दी है, जिस पर राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को घेरते हुए पलटवार किया है। तो कैसे अपने ही बयान पर फंस गए पीएम मोदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। संसद में गठबंधन की ताकत से डरी बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया लगाने से कोई इंडिया नहीं बन जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया लगा है। पीएम के बयान के बाद विपक्षी दलों ने उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम के बयान का वीडियो पोस्ट कर सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री को इंडिया से इतनी नफरत क्यों है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, बहुत हो गया पीएम साहब, इंडिया की तुलना प्रतिबंधित देश विरोधी संगठनों से करना ना तो आपके पद के अनुरूप है और ना ही आपकी गरिमा के अनुरूप। संसद का सत्र चल रहा है, आप सदन के बाहर जो बहादुरी दिखाते हैं उसका कुछ हिस्सा संसद के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल करते और वास्तव में भारत का सामना करते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो पीएम से माफी की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी है। मोदी जी पूरे देश से माफी मांगो, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से क्यों की। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन से पीएम साहब बुरी तरह से डर गए हैं और ये विपक्ष की बड़ी जीत है। इसके साथ ही सपा, डीएमके, वाम दलों के नेताओं ने भी पीएम मोदी के इंडिया पर दिए बयान का विरोध किया है। इंडिया वालों ने पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है। नींद तो बीजेपी की भी उड़ गई है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चल रहा गतिरोध कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया। बैठक में यह भी तय हुआ है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में पीएम के बयान की मांग पर कायम रहेगा। और आज क्या कुछ हुआ संसद में, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन था। दोनों ही सदनों में आज भी मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है। वहीं सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। आज सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक की, जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल हुए। वहीं विपक्ष ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक की। बैठक में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। मणिपुर मुद्दे पर आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष नारेबाजी करने लगा। स्पीकर ने 3 मिनट बाद ही सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यही स्थिति लोकसभा के दोबारा शुरू होने पर भी बनी रही। सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। इसके बाद लोकसभा दोबारा 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठा दिया। इसी दौरान सरकार ने कई बिल पेश कर दिए। उधर राज्यसभा में भी ऐसे ही हालात रहे। मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लाए थे। तीसरी बार राज्यसभा
की कार्रवाई नारेबाजी के बीच शुरू हुई। बाद में 2 घंटे से ज्यादा समय तक कार्रवाई चलती रही। बाद में इसे 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आप सांसद संजय सिंह के निलंबन पर कहा, संजय सिंह के निलंबन पर धनखड़ साहब ने खुद से फैसला नहीं लिया। जब सदन के नेता पीयूष गोयल का इशारा आया, उसके बाद धनखड़ साहब ने ये फैसला लिया। संसद में विपक्ष की रणनीति से बीजेपी पस्त है। इधर मणिपुर में भी बीजेपी सरकार पस्त है। मणिपुर में हो रहे बवाल को लेकर 83 दिन हो चुके हैं। इतने दिन बीत जाने के बावजूद हालात नहीं संभले। 2 समूहों के बीच शुरू हुए संघर्ष में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस कड़ी में मणिपुर के साथ सभी पूर्वोत्तर राज्यों में टकराव के हालात बने हुए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जो हो रहा है वो सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। 83 दिन बीत जाने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। 19 जुलाई को 2 महिलाओं के साथ बदसलूकी का जो वीडियो सामने आया, उसके बाद से राज्य में टकराव बढ़ गया है और अब इसकी चपेट में असम और मिजोरम भी आ गए हैं। राज्य दर राज्य पूरे पूर्वोत्तर में बवाल मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों में सत्ता या तो बीजेपी की है या फिर एनडीए की, जिसमें बीजेपी भी हिस्सेदार है। मणिपुर के बाद मिजोरम में तनाव गहरा गया है। मिजोरम में मिजो और कुकी जनजातीय समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, जिस कारण से मैतेई समुदाय के लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा मैतेई मिजोरम से असम के बराक घाटी में पहुंचे हैं, जिससे असम सरकार की चिंता बढ़ गई है। राहत शिविर बनाए गए हैं। इस बीच अब ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन यानी अमसू ने बराक घाटी के जिलों में रह रहे मिजो को जगह छोड़ने को कहा है। अमसू ने कहा है कि मिजोरम में रहने वाले अधिकांश मैतेई असम के हैं। ऐसे में मिजोरम के व्यवहार ने असम के मैतेई समुदाय का गुस्सा भड़का दिया है और इन्हीं कारणों से हम मिजो को उनकी खुद की सुरक्षा के लिहाज से जल्द बराक घाटी को खाली करने की सलाह देते हैं। नॉर्थ ईस्ट जातीय संघर्ष की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन का एक सहयोगी दल भी चुनावों से पहले भेंट चढ़ सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया मजबूत हो रहा है, तो वहीं एनडीए का हाल बेहाल है। इंडिया गठबंधन में अभी तक 26 दल शामिल हो चुके हैं, तो वहीं एनडीए में एक कर सहयोगी दलों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है तो दूसरी ओर एनडीए बिखरता दिख रहा है। सहयोगी दल आंख दिखा रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी दल मिंजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख जोरमथांगा ने एनडीए की नीति को मानने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। जोरमथांगा ने कहा कि भले ही वो केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के पार्टनर हो, लेकिन वो एनडीए के हर फैसले और उसकी हर नीति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारी सरकार और एमएनएफ पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार से डरती नहीं है। उनकी सरकार ने म्यांमार से शरणार्थियों को वापस भेजने से इनकार कर दिया है, जो म्यांमार में जुंटा के सैन्य शासन संभालने के बाद यहां आए थे। इसके साथ ही सीएम जोरमथांगा ने यूसीसी का भी कड़ा विरोध करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता देश के सभी नस्ली, अल्पसंख्यक और खासकर मिंजो लोगों के हितों के खिलाफ है। बता दें, मिजोरम में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दावा किया जा रहा है कि जोरमथांगा जल्दी ही एनडीए को छोड़ देंगे। दरअसल एमएनएफ को बीजेपी में रहने का अब नुकसान दिखाई दे रहा है। राज्य में ईसाई आबादी करीब 88% है, जबकि हिंदू आबादी 3% से भी कम है। ऐसे में अगर एमएनएफ बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ती है तो उसे नुकसान हो सकता है। एनडीए गठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं है, तो वहीं ज्ञानवापी मामले में भी तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही आज हाई कोर्ट पहुंच गए। 1919 से शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। इस दौरान कई याचिकाएं दायर की गई। कई बार मामला जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी थी। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया, जिसके बाद आज मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और कल यानी कि 26 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे। अब हाईकोर्ट में सर्वे की सुनवाई पर नई बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस दौरान एएसआई की 4 टीमों ने अलग अलग जगहों पर
सर्वे किया। एएसआई की टीम में पश्चिमी दीवार के पास गुंबदों का सर्वे, मस्जिद के चबूतरों का और परिसर तक का सर्वे किया गया और ये सर्वे करीब 4 घंटे तक चला। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद इस सर्वे पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं ऐसे में 26 जुलाई की शाम तक हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो महाराष्ट्र की सियासत पर भी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि जल्द सीएम एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके बाद सीएम की कुर्सी पर बीजेपी अजीत पवार की ताजपोशी करेगी। कांग्रेस नेता की माने तो 10 अगस्त तक शिंदे की कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अगर उनका ये बयान सही साबित होता है तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेता की माने तो एनसीपी नेता अजीत पवार को 10 अगस्त के करीब महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाएगा। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि सीएम शिंदे और शिवसेना के 15 दूसरे विधायकों की अयोग्यता पर फैसला 10 अगस्त के आसपास लिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जहां बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शिंदे का बचाव कर रहे हैं। फडणवीस की माने तो राज्य में महायुति के सीएम एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनका अपने गृह जिले ठाणे के बाहर कोई प्रभाव नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने आगे कहा कि बीजेपी के पास विकल्प के रूप में अब अजीत पवार है। चौहान ने आगे ये भी आरोप लगाया कि यूज एंड थ्रो पीएम मोदी की कार्यशैली है, यही एकनाथ शिंदे का भाग्य है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की समझ से संकेत मिलता है कि वो अजीत पवार को सीएम और चुनावी चेहरा बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार और एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजीत पवार को वित्त जैसा अहम विभाग सौंप दिया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे ये कह चुके हैं कि उन्हें अजीत पवार से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तो शिंदे भी जानते हैं कि बीजेपी नेतृत्व पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि शिंदे गुट के कई विधायक अब भी बीजेपी से नाराज हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की नई चाल की। जम्मू कश्मीर में साम दाम दंड भेद के बाद भी बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पहले केंद्र सरकार ने परिसीमन लाकर घाटी का गणित बदला और अब वो ऐसे मंसूबों पर काम करने की योजना बना रही है जिससे चुनाव में उसे आसानी से जीत मिल सके। इसके लिए उसने कश्मीरी पंडितों को हथियार बनाया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की नीति से हर कोई वाकिफ है। चुनाव जीतने के लिए पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव को जीतने के लिए वो साम दाम दंड भेद लगा रही है। इसी रणनीति के तहत वो घाटी का सियासी गणित ही बदलने वाली है। इसके लिए उसने कश्मीरी पंडितों को अपना हथियार बनाया है। दरअसल केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसे जल्दी ही लोकसभा में पेश भी किया जा सकता है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए तय होगी। इसके अलावा 1 सीट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए होगी। इन तीनों ही सीटों के लिए कोई चुनाव नहीं होगा, बल्कि तीनों सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इन तीनों सदस्यों को उपराज्यपाल की ओर से नामित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से राज्य में उपेक्षित और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। अब तक 2 महिला सदस्य ही मनोनीत की जाती थी। बीजेपी का कहना है कि ये विधेयक इसलिए लाया जा रहा है ताकि जनजाति समुदायों के राजनीतिक हितों का संरक्षण किया जा सके। अब बीजेपी इस बिल को प्रगति से जोड़ रही है, लेकिन सच क्या है वो हर कोई जानता है। पार्टी केवल कश्मीरी पंडितों के सहारे चुनावी नैया को पार करने की जुगत में है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी या नहीं। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।